हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ में। और ऐप पर भी तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। ठीक है, तो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं। तो पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया है। और ख़ास बात है कि शूटिंग में मेडल दिलाने वाली वो पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। विदेश मंत्री ने किस देश में भगवान रामलला का स्मारक डाक टिकट जारी किया है, अनावरण किया वहाँ पर। और मेकोंग गंगा सहयोग उसकी एक मीटिंग हुई है किस देश में। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि आसियान विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है और क्या चर्चाएं वहाँ पर हुई हैं, क्या डिसीजन हुए हैं महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है, क्या रखा गया है और क्यों ऐसा किया गया है। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बन गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित किन जिलों के क्षेत्रों को राज्य राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन ये घोषित किया। जैसे एनसीआर है ऐसे ही एससीआर घोषित किया है। तो ये जानेंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि आज से ही शुरू हो रहा है यूपी पुलिस री एग्जामिनेशन की तैयारी का पूरा क्रैश कोर्स। और फ्री में ये क्रैश कोर्स है हमारे ऐप पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप को। ठीक है, तो शुरू हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फटाफट अगले 20 दिनों में पूरी तैयारी आपकी रिवाइज करवाई जाएगी। ठीक है, आपकी तैयारी तो होगी ही, तो उसको और निखारा जाएगा। और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि एसएससी एमटीएस का कोर्स बस लॉन्च होने को है। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, पूरी तैयारी हमारी टीम करवाएगी हर सब्जेक्ट की। एसएससी सीजीएल का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन कर लें। और रेलवे एनटीपीसी का जो आने वाला है नोटिफिकेशन, उसके लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में शूटिंग में भारत को मेडल दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, क्या नाम है उनका। उनका नाम है मनु भाकर। ठीक है, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, जो उमंग है, खुशी है, ये दिख रहा है आंखों में इनकी खुशी और चेहरे पे। ठीक है, तो ये शूटिंग में इन्होंने शानदार काम किया है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, फिर डिटेल बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया, तो यह इनमें से कौन सा मेडल है, मतलब गोल्ड है, सिल्वर है या ब्रॉन्ज मेडल है। आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये खाता खुल गया है भारत का। कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल के साथ मनु भाकर ने भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीत लिया है। किसमें, निशानेबाजी में यानी शूटिंग में। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि किस कैटेगरी में उन्होंने जीता है, सवाल ये भी होता है। तो विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने ये मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ओलंपिक में, मतलब जो ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने वाली ये पहली शूटिंग के क्षेत्र में महिला खिलाड़ी अगर है तो वो पहली है। शूटिंग के क्षेत्र में बहुत सारी कुछ खिलाड़ियों ने मेडल तो दिलाया था, लेकिन महिला खिलाड़ी कोई ऐसी नहीं थी भारत की। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इस इवेंट में कोरिया की खिलाड़ी ओह ये जिन को गोल्ड मेडल मिला है, और कोरिया की ही एक और खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला है, और भारतीय को ये मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। और ख़ास बात आपको बताऊं कि शूटिंग में 12 साल के बाद ये मेडल मिला है ओलंपिक में। ठीक है, आखिरी बार 2012 में इस खेल में यानी शूटिंग में मेडल मिला था। और ख़ास बात है कि ओलंपिक शूटिंग में भारतीय इतिहास का अब तक का ये 5वां मेडल है। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में सिल्वर मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर मेडल, इसके अलावा गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, और ये 5वीं बन गई है। ये भी संभावना है कि ये अगला एक और मेडल जीत लें, क्योंकि 50 मीटर रेंज में ये अब वहाँ पहुँच रही हैं कि मेडल तक शायद उनको मिल जाए। ठीक है, तो एक शानदार ये बात होगी। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, कि ओलंपिक में भारतीय महिलाओं का
कौन कौन से मेडल मिल चुके हैं। तो देखिए इनको लेकर अब 8वीं ऐसी खिलाड़ी है जिनको भारतीय महिला खिलाड़ी को जिनको ओलंपिक में मेडल मिला है। ठीक है, टोटल 9 मेडल मिले हैं महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को, और ये 8 खिलाड़ी हैं जिनको 9 मेडल मिले हैं। ओके, सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी, ये सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके बाद साइना नेहवाल को लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मिला था। MC मैरी कॉम, इनको लंदन ओलंपिक 2012 में मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। साक्षी मलिक को रियो ओलंपिक में 2016 में कुश्ती में ये कांस्य पदक मिला था। PV सिंधु को 2 बार, एक रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2021, उसमें बैडमिंटन में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला। मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, सिल्वर एक। लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मिला था। और अभी मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल ये मिल गया है। तो ओलंपिक में अगर कहा जाएगा ना महिलाओं के बारे में जिक्र करने के लिए, तो ये 8 महिलाएं हैं जिनको मेडल मिल चुका है। ये अभी तक का लेटेस्ट का अपडेट है, ये हो सकता है आगे बदल जाए क्योंकि अभी तो ये गेम्स बस शुरू हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मनु भाकर के बारे में भी, क्योंकि इन्होंने नाम रोशन किया है और बहुत सीना ऊंचा कर दिया है भारतीयों का। ठीक है, तो देखिए मनु भाकर वो हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। उनके पिता रामकिशोर उनको बॉक्सर बनाना चाहते थे और मनु के बड़े भाई जो है ना वो बॉक्सिंग करते हैं, तो इसलिए भी उनके पिता ये चाहते थे कि मनु जो है बॉक्सिंग करे। नेशनल स्तर तक पहुंच गई थी वो, और एक दिन प्रैक्टिस के दौरान उनकी आंखों में चोट लग गई थी, आंख बुरी तरह सूज गई थी। इसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी, फिर मार्शल आर्ट्स में गई, लेकिन उनको लगा कि वहाँ चीटिंग होती है। फिर मनु भाकर की माँ डॉक्टर सुमेधा भाकर, जो कि एक स्कूल में प्रिंसिपल भी रही थी, तो जिस स्कूल में वो प्रिंसिपल थी वहाँ पर शूटिंग रेंज भी थी। तो मनु भाकर की माँ ने कहा कि शूटिंग में देख लो, तो पहले ही शॉट मारा और शानदार रहा। तो उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा इन्होंने। हालांकि परिवार को झज्जर को छोड़ के फिर फरीदाबाद में शिफ्ट होना पड़ा था ट्रेनिंग की वजह से। और बताऊं कि पिछली बार 2021 में टोक्यो ओलंपिक में, जो 2021 में हुआ था 2020 का टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें मनु भाकर जब क्वालिफाइंग राउंड में थी ना, तभी उनका पिस्टल ख़राब हो गया था। 20 मिनट तक वो निशाने नहीं लगा पाई थी, ये पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर पिस्टल ठीक हुई, लेकिन तब तक वो रेस से बाहर हो चुकी थी। बहुत निराश हुई थी उस वक्त ये मनु भाकर, लेकिन फिर हौसला बनाया और शानदार इन्होंने काम कर दिया है। तिरंगा किस तरह से लहरा रही है, ये दिल खुश कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2024 में किस देश में भगवान रामलला का स्मारक डाक टिकट वो जारी किया है, अनावरण किया है? आंसर का लाओस में आसियान विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, तो उसी में इन्होंने ये रामलला का जो पोस्टेज स्टैम्प है इसको जारी किया वहाँ पर। तो वहाँ की सरकार ने जारी किया है, और तो ये रहा ये जो डाक टिकट आप देख रहे हैं। ठीक है, ये स्मारक डाक टिकट है। स्मारक डाक टिकट का मतलब होता है कि ये बस एक बार लॉन्च किया गया है और स्मारक के तौर पर ही। ठीक है, तो लाओस में 3 दिवसीय यात्रा पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इसी दौरान उन्होंने रामायण और बौद्ध धर्म की जो साझा संस्कृति है उसको जश्न मनाते हुए डाक टिकट का 2 सेट जारी किया। एक में रामलला है, जो कि अयोध्या में जो मंदिर है स्थापित, तो वहाँ जो मूर्ति है वो उसकी प्रतिकृति, और भगवान बुद्ध, तो इन दोनों के 2 डाक टिकट जो है ना वो जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है। ओके, और ये आप देख रहे हैं उस दौरान का भारतीय विदेश मंत्री हैं और लाओस के ये विदेश मंत्री हैं। एक बार लाओस देख लेते हैं, कहाँ पर है ये लाओस। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड कंट्री है ये रहा अपना प्यारा भारत। और लाओस जो है ना वो
यहाँ पर है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से इसको बॉर्डर में बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ लें। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इसको लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लाओ LPDR भी कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है? वियंतियाने। वियंतियाने। राष्ट्रपति हैं यहाँ के थोंगलोन सिसोलिथ। और मुद्रा यहाँ पर चलती है कीप। और पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर हो गया चाइना, फिर ये वियतनाम हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड और ये म्यांमार हो गया। ओके, तो आसियान समिट चल रही है वहाँ पर, और उसी के दौरान ये सब जो है वो मतलब डाक टिकट को जारी किया गया अलग से लाओस की सरकार के साथ मिलकर। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो इसकी एक पूरी समिट हुई है, और जो कलरफुल देख रहे हैं ना, ये सब जो है ना वो आसियान है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता में है, और उद्देश्य यही कि जो मेंबर कंट्री हैं उनके बीच में आर्थिक विकास, व्यापार, ये सब बढ़े। ओके, तो ये मेन तो समिट हुई है। समिट नहीं के विदेश मंत्री स्तर की मीटिंग हुई है, और भारत को भी बुलाया गया था। हालांकि भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन शिखर सम्मेलन स्तर की मीटिंग के लिए भारत को दर्जा मिला हुआ है। तो कौन कौन से 10 देश हैं वो भी देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। तो 10 देशों में आप देखेंगे तो ये म्यांमार हो गया, फिर अगला कौन सा देश है? ये है थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद लाओस है, जिसका जिक्र हमने अभी किया था, ठीक है। यहीं पर मीटिंग हुई है, वहाँ की राजधानी में लाओस की। फिर ये वियतनाम हो गया, ओके। फिर इधर वाला हिस्सा ये कंबोडिया हो गया यहाँ पर। फिर मलेशिया हो गया, आप देखेंगे हाँ, ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ये मलेशिया हो गया। और फिर सिंगापुर चलते हैं। सिंगापुर जो है ना वो छोटा सा एक देश है, बहुत छोटा सा देश है वो, लेकिन आर्थिक रूप से काफ़ी वहाँ पर समृद्धि है, ठीक है। और क्या है? इंडोनेशिया। अभी आप देखेंगे ग्रीन कलर में, ये इंडोनेशिया पूरा का पूरा ये हो गया। और क्या है? ब्रुनेई। ब्रुनेई यहाँ पर है ये, ठीक है। ब्रुनेई हो गया, और फिलीपींस हो गया। अभी दिखाता हूँ मैं, ये फिलीपींस यहाँ पर हो गया, ओके। तो ये जो टोटल 10 देश है ना, ये हैं आसियान कंट्री, और इसी की समिट हुई है। अब यहाँ पर शॉर्ट में जिक्र कर लेते हैं भारत आसियान संबंध के बारे में, ठीक है। देखिए, भारत जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन 1992 में ये आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बन गया था। इसके बाद 1996 में वार्ता भागीदार बना, डायलॉग पार्टनर बन गया था, ओके। और फिर 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार बनाया गया था। इस बार की जो ये विजिट हुई है ना एस जयशंकर की, उस पर विदेश मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो आसियान है वो भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसका प्रमुख केंद्र भी है वो, ठीक है। प्रमुख वो एक क्षेत्र है, ओके। और भारत के लिए, जैसा कि एस जयशंकर ने वहाँ मीटिंग में ये बताया कि भारत के लिए ये जो संगठन है, आसियान देश हैं, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन वो भारत के लिए मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है उस आसियान देशों के बीच में, ठीक है। भारत और आसियान संबंधों का इतिहास और सांस्कृतिक संबंध तो बहुत पुराना है। जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम इस क्षेत्र में काफ़ी फैले हुए हैं, और साझा संस्कृति, विरासत की छाप कला और मतलब छाप मिलती है, और वास्तुकला भी मिलती है। हालांकि इसके बावजूद क्या है कि बहुत लंबे समय तक क्या है कि शीत युद्ध के दौरान ख़ास तौर पर भारत के साथ जो है वो उतने बेहतर संबंध नहीं रहते, क्योंकि अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और आसियान के बीच में संबंध बेहतर होते चले गए और विकसित होते चले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेकांग गंगा सहयोग की मीटिंग किस देश में जुलाई 2024 में आयोजित हुई, जिसमें एस जयशंकर विदेश मंत्री उन्होंने पार्टिसिपेट किया है? आंसर क्या होगा? ये लाओस की राजधानी है। मैंने बताया क्या राजधानी है, तो वियंतियाने, वियंतियाने, ठीक है। तो इस मीटिंग के दौरान मेकांग गंगा सहयोग के तहत लाओस के लिए
10 छोटी परियोजनाओं पर समझौता पर सिग्नेचर भी हुआ है। बहुत छोटी छोटी सी परियोजनाएं लाओस के लिए, तो वो सब है। अब जान लेते हैं, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा जाता है मेकोंग गंगा सहयोग के बारे में, वो भी देख लेते हैं। देखिए, मेकोंग गंगा सहयोग जो है वो 6 देशों के बीच में एक इनिशिएटिव है। कौन कौन से 6 देश हैं वो भी देख लेते हैं। 6 कंट्री है, कौन कौन से? एक तो भारत हो गया, फिर म्यांमार हो गया, ओके। इसके अलावा थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है। तो ये जो 6 देश हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 देशों का एक संयुक्त पहल है। और मतलब भारत और आसियान के 5 देश हैं, तो टोटल 6 देशों के। और ये जो इनिशिएटिव है ना, वो पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, इन सब के साथ साथ परिवहन, कम्युनिकेशन, इन सब के लिए सन 2000 में स्थापित हुआ था। और इसका नाम गंगा मेकोंग, ये जो 2 नाम देख रहे हैं, तो गंगा नदी भारत की और जो मेकोंग नदी है उस तरफ की, तो उन दोनों के सभ्यतागत जो नदियां हैं, मतलब दोनों, तो उसके नाम पर ये रखा गया था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई, ओके। तो ये 6 ये देश हैं जो सहयोगी देश हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो लोग भी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा आप, ओके। ऑल दबाएंगे बेल आइकन पर जाके, ठीक है। और हाँ, ये डेली का करंट अफेयर्स, तो इसका PDF फ्री होता है, तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ फ्री में जाकर। और अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए चाहते हैं, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान होता है। बेसिक मेंबरशिप है और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप। तो ऐप में आप देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। मेंबरशिप के ज़रिए करंट अफेयर्स की आपको PDF मिल जाता है, वो भी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी 1 लाइनर, MCQ नोट्स अलग अलग होते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज़ मिल जाता है, एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाते हैं अलग अलग तमाम, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आंसर का इसका गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, ठीक है। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। तो 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये फैसला लिया है कि दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया जाएगा। दरबार हॉल को अब गणतंत्र मंडप कहा जाएगा। ये है दरबार हॉल था, अब गणतंत्र मंडप हो गया। और अशोक हॉल, उसका नाम बदलकर अब अशोक मंडप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या है, ये जो दरबार हॉल जिसका नाम अब गणतंत्र मंडप हो गया है, वहाँ पर बड़े बड़े जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो दिए जाते हैं। और जो अशोक हॉल था जिसका नाम अब अशोक मंडप हो गया है, वहाँ पर विदेशी जो गवर्नर्स, विदेशी जो राजदूत हैं, वो अपना परिचय पेश करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। तो दोनों जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। नाम क्यों बदला गया है, अगर ये सवाल होता है, तो राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और लोकाचार का प्रतिबिंब बनाने का लगातार प्रयास हो रहा है। और दरबार शब्द जो है उसका मतलब अदालत, सभाएं या शासकों द्वारा आयोजित जो सभाएं हैं उन सब के लिए किया जाता था। अब भारत गणतंत्र है, तो इसलिए अब दरबार की जो प्रासंगिकता है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नाम है वो ये गणतंत्र मंडप रख दिया गया है, दरबार हॉल का नाम, ठीक है। अब कहेंगे कि अशोक हॉल का नाम क्यों बदला गया, मंडप क्यों रखा गया? ऐसा कहना है राष्ट्रपति भवन के ओर से जो जारी प्रेस विज्ञप्ति है उसमें ये कहा गया है कि चूँकि एक रूपता लानी थी, इसलिए इसका नाम यानी अशोक मंडप कर दिया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर और बता दूँ कि जनवरी 2024 में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था। 2022 में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो मार्ग था, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन चुने गए हैं?
आंसर होगा अवधेश नारायण सिंह। वो बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं और पहले जो ना ये बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर थे, लेकिन वो उस लोकसभा चुनाव लड़े, सांसद बन गए। उसका ये सीट खाली हो गया था, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। तो उसके बाद से हालांकि अवधेश नारायण सिंह जो है वो प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको चुन लिया गया है सभापति। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, और ये हैं नए सभापति बिहार विधान परिषद के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित किन जिलों के 27,826 वर्ग मील क्षेत्र को राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SCR घोषित कर दिया है? आंसर का उपरोक्त सभी में कौन कौन है? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो लखनऊ के साथ साथ इन इलाकों के यानी इन जिलों के बड़े इलाके जो हैं वो अब SCR बन गए हैं, राज्य राजधानी क्षेत्र बन गए हैं, यानी स्टेट कैपिटल रीजन बन गया। जैसे दिल्ली NCR है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, NCR कहते हैं। इसी तरह SCR घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ इन क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण उसका भी गठन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कौन कौन से जिले हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। टोटल इतना एरिया हो जाता है ये। ठीक है, 3 जिलों के डेवलपमेंट के लिए ऐसा कहा गया है कि हम ये कर रहे हैं, यूपी सरकार का कहना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थे। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करते हुए इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर का मुख्यमंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया है मुख्य सचिव को। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं आप, तो उसमें एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे अध्यक्ष यही दिख रहे हैं केवल और केवल। ठीक है, जनप्रतिनिधि के तौर पर, बाकी ज़्यादातर ना वो अधिकारी ही अधिकारी दिख रहे हैं या कुछ विशेषज्ञ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो यूपी की एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन जो था। तो उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 29 जुलाई को। ठीक है, वर्ल्ड टाइगर डे, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। ओके, और ये विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसके द्वारा ये घोषित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इस दिवस को घोषित किया था। ठीक है, तो ये है कि लोगों में, देशों में, संस्कृतियों में, व्यक्तियों में कि मित्रता हो, मतलब दोस्ती हो सके और कोई शत्रुता का भाव कम रहे, ये है कोशिश। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और हमारा मेंबरशिप प्लान है तो वो भी आप देख सकते हैं। बेसिक मेंबरशिप प्लान करंट अफेयर्स के लिए, वो SSC, पुलिस, टीचर इन सब के लेवल का है, बहुत मामूली सा प्राइस है उसका। और दूसरा ISPCS लेवल का, उसका भी बहुत मामूली सा प्राइस है, तो आप देख सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। और अलग अलग कोर्सेज तो चल ही रहे हैं। SSC MTS का लॉन्च हो चुका है, परचेज कर सकते हैं। CGL रेलवे NTPC का लॉन्च हो चुका है, तो परचेज कर सकते हैं। और फ्री में यूपी पुलिस का री एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। क्रैश कोर्स ऐप पर शुरू हो रहा है आज से। ठीक है, तो चलिए यहीं विराम देते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।